हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे पिछले वीडियो क्लिप को देखे होंगे तो उसमें हमने फिजिक्स में एक टॉपिक को दिया था जिसका नाम था धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। आज हम इसी धारामापी का वोल्ट मीटर के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, या फिर कह लें कि धारामापी का रूपांतरण वोल्ट मीटर के रूप में कैसे करते हैं, उसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा धारामापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धारामापी का काम होता है किसी परिपथ में धारा की जांच करना और धारा की माप करना। तो जब धारामापी किसी परिपथ में धारा की माप कर सकता है तो यही धारामापी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी माप सकता है। जैसे अगर हम धारामापी के धारा मापन से संबंधित सिद्धांत को देखें तो धारामापी की कुंडली में जो विक्षेप होता है, जिसको हम फाई लिखते हैं, फाई अनुक्रमानुपाती होता है आई के। यानी परिपथ में जितनी ही धारा बहेगी उसी के अनुपात में धारामापी की कुंडली में विक्षेप होगा। तो आई के अनुक्रमानुपाती अगर विक्षेप होता है धारामापी के कुंडली में, तो आई जो अनुक्रमानुपाती होता है भी के ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फाई अनुक्रमानुपाती है आई के और आई अनुक्रमानुपाती है भी के, तो इस हिसाब से फाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा भी के। यानी विभवांतर जितना ही ज़्यादा होगा कुंडली में विक्षेप उतना ही ज़्यादा होगा। तो धारामापी के कुंडली के विक्षेप को देख करके हम परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी माप सकते हैं। लेकिन जब धारामापी से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को माप सकते हैं और वोल्ट मीटर का भी काम होता है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने की आवश्यकता क्यों हो गई। तो पहले हम देखते हैं कि धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में बदलने की क्या आवश्यकता हुई, जबकि धारामापी के द्वारा भी हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा परिपथ है जिसमें दो रेजिस्टेंस R1 एवं R2 है और इस परिपथ में एक ई विद्युत वाहक बल का विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है। अब इस ई विद्युत वाहक बल के स्रोत से करंट इस परिपथ में प्रवाहित होगी और इस करंट के कारण, इस धारा के कारण इस R1 के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, इस R2 के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। अब हम R2 के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए धारामापी को इस R2 के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस धारामापी की कुंडली से एक धारा बहेगी और उस धारा के कारण इस धारामापी की कुंडली में डिफ्लेक्शन होगा और उसी डिफ्लेक्शन के अनुपात में हम R2 के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है उसको हम देखते हैं। अब परिपथ में दो प्रतिरोध R1 और R2 है और सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो इस E विद्युत वाहक बल वाले सेल के द्वारा परिपथ में जो धारा बहेगी उसका मान क्या होगा उसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, विद्युत वाहक बल E के कारण परिपथ में धारा I इक्वल टू पूरा विद्युत वाहक बल E बटा परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध R1 प्लस R2। ये हमारी धारा बह रही है इस परिपथ में, यानी I का मान जो होगा वो होगा E अपान R1 प्लस R2। अब इस धारा के कारण R2 के सिरों के बीच विभवांतर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। तो क्या लिखेंगे कि इस धारा I के कारण R2 के सिरों के बीच विभवांतर, और इसको हम लिखते हैं V इक्वल टू I इंटू R2 ओम के नियमानुसार। यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I का मान लिखेंगे E अपान R1 प्लस R2 और इंटू क्या लिखेंगे R2। ये हमारा हो गया विभवांतर भी इस R2 के सिरों के बीच।
अब अगर हम इस R2 के सिरों के बीच विभवांतरों को मापने के लिए धारामापी लगा देते हैं तो क्या होगा, इस विभवांतर V को मापने हेतु धारामापी को लगाने पर क्या हो जाएगा, अब ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, इस R2 के दो बिंदुओं के बीच धारामापी को समांतर क्रम में लगा दिए। और जब धारामापी को समांतर क्रम में लगा दिए तो इस धारामापी की कुंडली का एक प्रतिरोध होता है जिसको हम G से लिखते हैं। तो अब ये धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G इस R2 के साथ समांतर क्रम में जुड़ गया। तो अब ये R2 नहीं रहा बल्कि G के साथ मिलकर के एक नया प्रतिरोध बनता है जिसको हम R2 डैश लिखते हैं। तो क्या होगा, लगाने पर धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G प्रतिरोध R2 के साथ समांतर क्रम में जुड़ जाता है। अतः R2 एवं G का समतुल्य प्रतिरोध R2 डैश हो जाए तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1, ये प्रतिरोध है, और अब इसकी जगह समतुल्य प्रतिरोध R2 डैश रख देंगे तो ये हो जाएगा R2 डैश। अब धारामापी को लगाने पर इस परिपथ में धारा क्या होगी उसको निकालेंगे। क्या लिखेंगे, धारामापी को जोड़ने पर परिपथ में धारा क्या हो जाएगी। अब इस धारा को नई धारा देंगे I डैश। क्यों, क्योंकि अब परिपथ का प्रतिरोध R1 प्लस R2 नहीं रहा, अब परिपथ का प्रतिरोध R1 प्लस R2 डैश हो गया है। तो अब धारा बदलेगी तो क्या हो गया, I डैश इक्वल टू E संपूर्ण विद्युत वाहक बल बटा संपूर्ण प्रतिरोध R1 प्लस R2 डैश, ये हो गया। अब ये धारा हो गई और यही धारा इस पूरे समतुल्य प्रतिरोध में चलेगी। तो धारामापी अब समतुल्य प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर को मापेगा, यानी R2 डैश के सिरों के बीच के विभवांतर को मापेगा। तो ऐसी स्थिति में धारामापी के द्वारा मापा गया विभवांतर क्या होगा उसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, अतः धारामापी द्वारा मापा गया विभवांतर, चूंकि धारा का मान I डैश हो गया है, प्रतिरोध का मान R2 डैश हो गया है, तो विभवांतर जो मापा जाएगा वो भी अलग विभवांतर होगा जिसको हम V डैश लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, V डैश इक्वल टू I डैश इंटू R2 डैश। अब यहां से हो जाएगा V डैश इक्वल टू I डैश का मान E अपान R1 प्लस R2 डैश इंटू R2 डैश, ये हो गया। अब ये हो गया V डैश जो धारामापी माप रहा है, और ये हो गया V जो कैलकुलेशन के माध्यम से मिला हुआ है। हमको मापना था V और हमने धारामापी के माध्यम से माप दिया V डैश। तो ऐसी स्थिति में धारामापी के द्वारा इस R2 के सिरों के बीच का विभवांतर जो V मापना था वो V डैश मापने से धारामापी के द्वारा मापित विभवांतर में क्या हो गया, अशुद्धि हो गई। यानी अगर हम इस परिपथ में R2 के सिरों के बीच के विभवांतर को मापने के लिए धारामापी लगाते हैं तो विभवांतर के मापन में अशुद्धि हो जाती है। उसी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम इस धारामापी को कुछ ऐसा करते हैं कि ये अशुद्धि दूर हो जाए, और जब इस धारामापी को संशोधित करते हैं तो अब ये धारामापी वोल्टमीटर के रूप में काम करने लगती है। तो अब इस धारामापी में क्या संशोधन करेंगे उसको देखने के लिए हम कहेंगे कि इस V जो वास्तविक वैल्यू है और ये V डैश जो धारामापी के द्वारा मापित वैल्यू है, इनमें जो अंतर हो वो समाप्त हो जाए, और अंतर जब समाप्त होगा तो अशुद्धि समाप्त हो जाएगी। और अशुद्धि को समाप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि धारामापी द्वारा मापित विभव V डैश वास्तविक विभव V से भिन्न है, अतः धारामापी द्वारा V के मापन में अशुद्धि है। अतः विभव में अशुद्धि बराबर V डैश माइनस V। शुद्ध मापन हेतु अशुद्धि V डैश माइनस V इक्वल टू 0
होनी चाहिए। अतः v डैश माइनस v इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट v डैश का मान यहाँ से हम निकालेंगे e अपान r1 प्लस r2 डैश इंटू r2 डैश माइनस e अपान r1 प्लस r2 इंटू r2 इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों 0 है तो e से कैंसिल होगा कॉमन लेकर के, क्या हो जाएगा r2 डैश अपान r1 प्लस r2 डैश इक्वल टू r2 अपान r1 प्लस r2। अगर ये दोनों को हमको बराबर करना है, क्योंकि इस अशुद्धि को हमको क्या करना है, 0 करना है, तो इस अशुद्धि को 0 करने के लिए ये दोनों फैक्टर बराबर होना चाहिए। और ये दोनों फैक्टर बराबर तभी होगा जब r2 का मान r2 डैश के बराबर होगा। यहाँ पर r2 रखेंगे, यहाँ पर भी r2 रखेंगे, तो ये पूरा वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और इसी को हम लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट 1 अपान r2 इक्वल टू 1 अपान r2 डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब 1 अपान r2 तो अपनी जगह है, 1 अपान r2 डैश को हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से हमको मिला 1 अपान r2 इक्वल टू 1 अपान r2 डैश, और ये r2 है, ये g है, इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध जो हमने r2 डैश माना है यहाँ है, तो 1 बाई r2 डैश, 1 बाई r2 डैश इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 अपान r2 और प्लस 1 अपान g, क्योंकि r2 और g समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में जुड़ने का 1 बाई r2 प्लस 1 बाई rg इक्वल टू 1 बाई r2 डैश होगा। यानी 1 अपान r2 डैश की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपान r2 प्लस 1 अपान g। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त से यहां से 1 अपान r2 इक्वल टू 1 अपान, यहां से 1 अपान r2 डैश की जगह लिखेंगे 1 अपान r2 प्लस 1 अपान g। और इन दोनों को देखा जाए तो 1 अपान g इक्वल टू 0 करेंगे तब ये दोनों बराबर होंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा g इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे। यानी ये g जो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है उसका मान इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं जी बहुत अधिक होना चाहिए। यानी इस धारामापी का प्रतिरोध जी अगर बहुत अधिक हो तो V और V डैश के बीच का अंतर 0 हो जाएगा, और जब V और V डैश का अंतर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि धारामापी के मापन में कोई अशुद्धि नहीं है। तो G का मान बहुत अधिक करने के लिए हम इस धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ते हैं, और जब बहुत बड़ा प्रतिरोध इस कुंडली के साथ जोड़ देते हैं तो अब इस धारामापी को धारामापी न कह करके वोल्ट मीटर कहने लगते हैं। और जो प्रतिरोध हम जोड़ते हैं उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो क्या हो गया, अतः धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। अगर हम आदर्श धारामापी की बात करें तो जी का मान इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता है, तो हम प्रैक्टिकल में व्यवहार में जी का मान बहुत अधिक रखते हैं। और जी का मान बहुत अधिक रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक अन्य प्रतिरोध जोड़ेंगे। क्या होगा इसके लिए, अतः धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। इस धारामापी के प्रतिरोध को बहुत अधिक करने के लिए इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध, यानी जिसका मान बहुत अधिक हो, उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसी प्रतिरोध को शंट कहते हैं, शंट कहते हैं। अब धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जिसको हम शंट कहते हैं, और इसके प्रतिरोध को S से लिखते हैं। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकला कि धारामापी के द्वारा शुद्ध मापन के लिए
धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इस तरह से कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ बहुत बड़ा प्रतिरोध शंट कहलाता है और शंट से युक्त ये धारामापी क्या कहलाती है? वोल्ट मीटर कहलाती है। शंट से युक्त ये धारामापी क्या कहलाती है? वोल्ट मीटर कहलाती है। यानी धारामापी को वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े अत्यधिक प्रतिरोध वाले शंट से युक्त धारामापी को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार धारामापी एक वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित हो गया और धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने एक अत्यधिक प्रतिरोध वाला शंट धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हमारा पहला आंसर होता है कि हम एक शंट को जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है किस क्रम में जोड़ते हैं? तो आंसर होता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि शंट कैसा होगा? तो आप बताएंगे कि शंट एक उच्च प्रतिरोध वाला होगा। तो धारामापी को जब हम अमीटर के रूप में परिवर्तित कर रहे थे तो वहां पर एक शंट जोड़ रहे थे जो निम्न प्रतिरोध का था और समांतर क्रम में जोड़ रहे थे। यहाँ पर धारामापी को जब हम वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो एक शंट को जोड़ रहे हैं जो उच्च प्रतिरोध का है और यह शंट धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि धारामापी को जब अमीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो शंट कैसा होना चाहिए और किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए, और धारामापी को जब वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं तो शंट कैसा होना चाहिए और किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए। आगे हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को देखें तो यहाँ पर अब ये धारामापी जब वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग होने लगा है तो मान लेते ये धारा आई चल रही है और आई धारा का एक पार्ट IG धारामापी में चल रही है। अब धारामापी में करंट I है, शंट लगा हुआ है S प्रतिरोध का और धारामापी के खुद का प्रतिरोध G है और दोनों ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस धारामापी जो अब वोल्ट मीटर बन चुका है, वोल्ट मीटर के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में यदि धारामापी जो अब क्या बन चुका है वोल्ट मीटर के सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू या वोल्ट मीटर में धारा, इसको धारामापी भी कहेंगे अभी, धारा इनटू S प्लस G। S शंट का प्रतिरोध और G धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू इस वोल्ट मीटर में करंट IG चल रही है तो IG इंटू S प्लस G। अब इस पूरे वोल्ट मीटर में जो यहां से यहां तक पोटेंशियल भी है, यही पोटेंशियल इस R2 के सिरों के बीच का हो जाएगा। तो हम धारामापी के माध्यम से इस पोटेंशियल को मापेंगे और वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा? R2 के सिरों के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यही पोटेंशियल भी, यही विभवांतर भी R2 के सिरों के बीच विभवांतर होगा। और हमने जो शंट लगा करके इस धारामापी को एक वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित किया है, अब ये वोल्ट मीटर इस R2 के सिरों के बीच शुद्ध विभवांतर मापेगा, क्योंकि शंट लगा करके हमने धारामापी के कुंडली के प्रतिरोध को बहुत बड़ा कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जब धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो शुद्ध विभवांतर मापने लगेगा। तो यही R2 के सिरों के बीच का विभवांतर शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध होगा। तो ये हमारा हो गया धारामापी को किस तरह से वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं या किस तरह से वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक शंट लगाते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और यह शंट धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। तो ये हमारा रहा धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में
कैसे रूपांतरित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और अपने फिजिक्स से संबंधित, साइंस से संबंधित, मैथ से संबंधित ज्ञान का वर्धन कीजिए। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।